A very warm good afternoon to all the students। बच्चों, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, कल के लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर ली थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो एज अ रिलेटेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द times we don't discuss about it because of shyness and all that, but it shouldn't be like that। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशली अमंग द फीमेल्स, अमंग द गर्ल्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सब पता होना चाहिए अच्छे से, एज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए फिजियोलॉजिकल, इट्स अवर प्रोसेस। सो कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसके एसोसिएटेड, लाइक अमेनोरिया, एब्सेंस और एबनॉर्मल स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। ठीक है, जब मेंसेस का एबनॉर्मल स्टॉपेज हो जाए, मतलब कि या तो टोटली एब्सेंट हो, मेंसेस हों ही ना, या तो कुछ देर बाद अचानक ही बंद हो जाएं। सो यही कुछ ऐसी डिफाइंस हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, और ये दिमाग में होना चाहिए कि यही कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो एसोसिएटेड होते हैं हर एक कॉमन गर्ल के साथ। ठीक है, नियरली अबाउट एवरी 1/3 ऑफ ए गर्ल इज़ एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल डिजीज़। ठीक है ना, साइकिल में कुछ इस तरह से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। सो वी शुड मस्ट विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट। सो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि दैट व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स एंड व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ वी आर गोइंग थ्रू। और ये कोई ऐसी ही चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैटर ऑफ डिस्कशन है। इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट आज हम इसके बारे में जस्ट एज ए पढ़ रहे हैं द डिफाइंड चैप्टर में। सो मेनोरेगिया और हाइपर मेनोरिया इट्स एक्सेसिव मेंसेस, जब मेंसेस काफ़ी ज़्यादा हों। ठीक है, ब्लीडिंग एंड ऑल डैट, डेज़ भी ज़्यादा हों, लाइक 5-6 डेज़। देन मेनोमेट्रोर्गिया, इसमें क्या होगा, एक्सेसिव मेंसेस, मेंसेस तो ज़्यादा आएंगे बट इरेगुलर इंटरवल्स में। हो सकता है इस बार ज़्यादा आ गए, अगली बार कुछ देर आएंगे ही नहीं, फिर उसके बाद वापस ज़्यादा आ जाएंगे। इरेगुलर इंटरवल्स, रेगुलरली नहीं होंगे। देन मेनोलिप्सिस, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। ठीक है, कुछ देर के लिए मेंसेस का बंद हो जाना, जैसे कुछ 5-6 मंथ्स के लिए मेंसेस आए ही ना। ठीक है, ऐसे होता है, बहुत सारा ऐसे केसेस हैं जिसमें देखा गया कि फ़ीमेल्स में कि कुछ 5-6 मंथ्स तक मेंसेस आते ही नहीं, फिर अचानक से आ जाना, फिर थोड़ी देर डिले हो जाना। सो ऑल डैट। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब बहुत ज़्यादा पेन हो, दर्द हो रही हो मेंस्ट्रुएशन में। वैसे तो आमूमन दर्द तो होती ही है, बट अगर बहुत अनबियरेबल पेन हो, मेडिसिन तक लेनी पड़ती हैं फीमेल्स को। मेनोरिया, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। मेनोरिया वो कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लो भी ठीक है, डेज भी ठीक है, रेगुलर है। ठीक है, सो ये सब कई बार अगर 1-2 मार्क में आपको एज ए डिफाइंड पूछ सकते हैं, बट वैसे भी ये पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वी आर विद अवर टॉपिक लाइक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। So what do you mean by fertilization? Fertilization is the process of fusion of two gametes, जब two gametes like male and female fuse करते हैं और एक diploid zygote बनाते हैं। ठीक है, so fertilization occurs in human beings inside the ampulla isthmus junction of the oviduct। oviduct के ampulla isthmus junction में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। सो अराइवल ऑफ ओवम, ओवम कैसे वहाँ तक पहुँचता है। सेकेंडरी oocyte, ओवम जो होता है वो अपनी सेकेंडरी oocyte की स्टेट में होता है जब वो ओवरी से रिलीज्ड होता है ओव्यूलेशन के टाइम। वी नो दैट ओव्यूलेशन इज़ व्हाट, व्हेन द ओवा इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। सो वो उस टाइम क्या होता है, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में होता है, स्टेट में होता है। और ये कब होता है, मेंसेस के मिडल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में। ठीक है, क्योंकि सिलरी करंट, जो सिलरी मूवमेंट्स हैं काफ़ी स्लो होती हैं। सो जो रिलीज्ड ओवा है, ठीक है, या ओवम है, वो जो नियर बाई ओविडक्ट है उसके थ्रू पास होता हुआ ऑस्टियम के थ्रू, जो फिम्ब्रेटेड फनल है वहाँ से पास होकर इनफंडिबुलम, या जिसे हम फिम्ब्रेटेड फनल कहते हैं, वहाँ तक जाता है। देन उसके बाद ओवम जो होता है वो एम्पुलर इसमें पार्ट तक पहुँचता है और वहाँ पे कुछ देर तक ठहरता है, नियर अबाउट 12 to 24 आवर्स। ठीक है, ताकि वहाँ पे स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो।
नाउ वी आर विद द सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म्स का रिलीज होना, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक। जब स्पर्म कॉइटस या ऑर्गेजम या कॉपुलेशन कह लो, उस टाइम जब स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं पेनिस से और वो फीमेल जेनिटल ट्रैक वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे पूछ लें 1 मार्क में, व्हाट इज़ इंसेमिनेशन। तो जो इंसेमिनेटिंग मटेरियल होता है, जो सेमिनेट उस टाइम हो रहा होता है, थिक विस्कड वाइटिश फ्लूइड मटेरियल जो होता है, मिक्सचर सा होता है, उसे हम सीमेन कहते हैं। सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ कह लो या स्पर्म्स कह लो, वो होते हैं, ठीक है। नियर अबाउट 3 to 4 मिलीलीटर क्वांटिटी में सीमेन रिलीज होता है 1 पर एजैकुलेशन में, और उसमें नियर अबाउट 80 to 100 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ होते हैं पर मिलीलीटर में। और फिर वहाँ से पास होता हुआ सीमेन जो होता है, उसके बाद जब वो विजाइना से पास होता है तो वो कोएगुलम में कन्वर्ट हो जाता है। देन 15 to 30 मिनट्स के बाद वो भी डिज़ोल्व हो जाता है, और डिज़ोल्व होने के बाद जो फ्रीड स्पर्म्स होते हैं ना, वो मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और फिर वो अपना ट्रैवलिंग करते हैं और पैसेज करते हैं वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए। उनको गाइडेंस मिलती रहती है अंदर ग्लैंड से और सरफेस से कि वो उनको जाना है ओविडक्ट तक। और प्रॉपर जो पीएच है स्पर्म का, वो जो ये एक्टिविटी जो होती है, वो सीमेन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही मेंटेन करके रखते हैं। मोटालिटी ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की मोटालिटी। स्पर्म्स कैन स्विम इन ए लिक्विड मीडियम, ठीक है, एक लिक्विड मीडियम में ये स्विम कर सकते हैं, जो कि जेनाइटल ट्रैक्ट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं। सो जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ से बहुत सारा लिक्विड मीडियम बनता है जिसमें स्पर्म्स इजीली स्विम करते हैं। और ये नियर अबाउट रेट है 1.5 to 3.5 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। सर्विक्स डेवलप्स स्पेशल स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूकस फॉर गाइडिंग द स्पर्म्स। सर्विक्स में क्या होता है कि स्पेशल म्यूकस स्ट्रिंग्स डेवलप हो जाती हैं जो स्पर्म्स को गाइड करती हैं कि आपने यहाँ से होते हुए ओविडक्ट तक जाना है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो स्पर्म्स में प्रेजेंट हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन जो कि फीमेल ऑर्गेजम के टाइम पे रिलीज़ होती है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो क्या करती है कि मूवमेंट्स लेके आती है स्पर्म्स की, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक, अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द जेनाइटल ट्रैक ऑफ द फीमेल, ठीक है। जेनाइटल ट्रैक्स में मूवमेंट्स होगी जो कि स्पर्म्स को हेल्प करेगी ताकि वो एम्पुला पार्ट तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सके। नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स लगते हैं स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचने में। उसके बाद वो वहाँ पे 24 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं। ओके, क्लियर है। देन मोटालिटी ऑफ स्पर्म्स भी हो गया, ठीक है। देन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स ये वो फिनोमिनन है जिसमें स्पर्म की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, और स्पर्म्स के होते हैं एबल हो जाते हैं कि वो फर्टिलाइज कर सकें उस रिजल्टेंट ओवा को, जो कि इस्थमस एम्पुला पार्ट में प्रेजेंट है। सो कैपेसिटेशन इज़ व्हाट इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन, स्पर्म की एक्टिवेशन होना ताकि वो फर्टिलाइज कर सकें ओवा को। सो बहुत सारे फैक्टर्स जो स्पर्म्स पे प्रेजेंट होते हैं और के सीमन में होते हैं जो ये सब करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसको अलाउ नहीं करते कि इमीडिएट कैपेसिटेशन हो। उन फैक्टर्स को जो कि कैपेसिटेशन को अलाउ नहीं करते हम कहते हैं डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं? डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। Then capacitation factors, capacitation develops in the female genital tract by the following process। जो capacitation है वो फीमेल ट्रैक में डेवलप होती है फॉलोइंग प्रोसेसेस से, लाइक डाइल्यूशन ऑफ द इनहिबिटरी फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सीमेन, ठीक है। जितने भी इनहिबिटरी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं सीमेन में जो कैपेसिटेशन नहीं होने देते, उनकी डाइल्यूशन हो जाना। कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स जो कि स्पर्म के हेड को कवर करते हैं, उनका वॉश ऑफ हो जाना। रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल जो कि एक्रोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसका रिमूवल हो जाना। ये सब क्या करते हैं? कैपेसिटेशन को बढ़ावा देते हैं। एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन्स इनटू स्पर्म्स, कैल्शियम आयन स्पर्म्स में आना। देन दिस चेंज इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। इससे क्या होगा कि स्पर्म टेल की मूवमेंट चेंज होगी जो कि स्लो चल रही होती है, स्लो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट टू रैपिड विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश स्पर्म की टेल विप्लैश मूवमेंट, ताकि वो अचानक स्विम करते हुए, ठीक है ना, विप्लैश इधर उधर ऐसे अपनी टेल को मूव करते हुए आगे की ओर बढ़े। इंक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ द वीकेंड एक्रोसोमल कवरिंग बाय कैल्शियम आयंस। तो परमेबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्रोसोमल कवरिंग जो वीक हो चुकी है बाय कैल्शियम आयंस की डिपोजिशन से।
नाउ वी आर विद द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स का फ्यूज़ होना, जब दोनों वहाँ पे पहुँच गए हैं, स्पर्म्स भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं जब, और जब ओवा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, सो फिर तब फ्यूजन होती है। स्पर्म विच हैज़ रीच द एम्पुला इस्मस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, वो एग के पास आ जाएगा और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होंगे फ्यूजन के टाइम पे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि 80 to 100 मिलियन ऑफ स्पर्मेटोजोआज आर रिलीज्ड, बट पहुंचता या फ्यूज़ कोई एक लकी ही करता है, ठीक है ना। वहाँ तक पहुँच के एग को फ्यूज़ करना, उसके साथ कंपैटिबल होना कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए वो कोई एक ही लकी स्पर्म होता है जो फ्यूज़ हो पाता है, नहीं तो आधे तो जेनिटल ट्रैक की एसिडिटी से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, ठीक है ना, डाई ऑफ हो जाएंगे, वहाँ तक पार्ट तक पहुँच नहीं पाएंगे, या अंदर का टेम्परेचर नहीं बियर कर पाएंगे, या एग से फ्यूज़ ही नहीं हो पाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन द देन वी आर विद द एक्रोजोमल रिएक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्रोजोमल रिएक्शंस जो होती हैं, एक्रोजोम एड कैप को कवर करता है। इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ द एग कवरिंग, एक्रोजोमल रिलीजेज इट्स कंटेंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। एक्रोजोम से क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होंगी, जिन्हें हम स्पर्म लाइसेंस कहते हैं, ठीक है। जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उन्हें स्पर्म लाइसेंस कहते हैं, और जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एक्रोजोमल रिएक्शंस कहते हैं। देन hyaluronidase dissolves the cementing substance of corona cells resulting in their separation, जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ठीक है, जो सीमेंटिंग सबस्टांस होते हैं, तो वो कौन जो आपकी एंजाइम है ह्यालुरोनिडेज, ठीक है, ये क्या करती है, डिसॉल्व करती है। देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट डीजनरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग कोरोना सेल्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, ये सारी जो भी लाइसेंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये एक्रोजोम में प्रेजेंट होती हैं, और जब ये रिएक्ट करती हैं, जब जो बाहर की सरफेस एग से करती हैं, तब उन्हें एक्रोजोमल रिएक्शंस कहती हैं, और ये इस तरह से तोड़ती हैं बाहर के सेल्स को। एज अ स्पर्म हेड रीचेज द जोना पैल्यूसिडा, जब जोना पैल्यूसिडा तक स्पर्म का हेड रीच करता है, तब कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं, और उससे क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन द एम्प्टनिंग ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम टोटली खाली हो जाता है, और वहाँ पे जोना पैल्यूसिडा की डीजनरेशन हो जाती है बाय एक्रोसिन एंड जोना लाइसिन एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। सो जोना पैल्यूसिडा भी डीजनरेट हो जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्पर्म लाइसेंस are the hydrolytic enzymes, cone of reception, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस ऑल्सो स्टिमुलेट्स, कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस से क्या होता है, एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है oocyte की, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन, एज यू कैन सी, ठीक है, इस तरह से कोन की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन, जहाँ पे रिसीव होता है। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो जोना पैल्यूसिडा के ऊपर होती हैं एंड स्पर्म की सरफेस पे होती हैं। वही कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, कंपैटिबिलिटी सबस्टांसेस प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, तभी कंपैटिबिलिटी होगी। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्टिलाइजेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेंट्स कहते हैं एग के केस में, और एंटी फर्टिलाइजेंट्स कहते हैं हम स्पर्म के केस में, ठीक है। The receptor proteins of zona pellucida have been identified as ZP1, ZP2 and ZP3, ठीक है, ये receptors proteins हैं zona pellucida के। and optimum pH, magnesium ions, calcium ions are essential for the fertilization, ठीक है। देन वी आर विद द स्पर्म एंट्री, स्पर्म की एंट्री कैसे होती है, जैसे ही स्पर्म का हेड कंटैक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन कोन के, इट ट्रिगर्स अ वीक डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, एक डीपोलराइजेशन, पोलर चार्ज का हटना, ठीक है, वीक डीपोलराइजेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की, और जो कैल्शियम आयंस हैं वो एग के अंदर वेव करने लगते हैं, ऐसे झूलने लगते हैं। देन स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन्स डिजॉल्व इन द रीजन ऑफ कंटैक्ट, स्पर्म और एग जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में वहाँ पे उस रीजन में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाती हैं क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं हेड के, यानी कि न्यूक्लियस, नेक और मिडिल पीस जो होता है स्पर्म का, ये तीनों पार्ट्स अंदर चले जाते हैं साइटोप्लाज्म के, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, जिसे हम ooप्लाज्म भी कहते हैं, और बाकी जो टेल है वो बाहर रह जाती है, टेल इज़ लेफ्ट आउट। कॉर्टिकल रिएक्शंस, कॉर्टिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस वेव कर रहे होते हैं
वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एग के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिससे क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफ़ी मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन आती है एंड द चेंज द सेम इनटू फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और यही चेंज आता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में भी। और देन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ द सेकेंड स्पर्म। और उसके बाद जब एक स्पर्म की एंट्री हो गई, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो किसी भी सेकेंड स्पर्म की एंट्री अलाउ नहीं करती। नाउ जोना रिएक्शंस में क्या होगा, जो केमिकल्स एक्सट्रूडेड हुए हैं एग से वो जोना पैलिसीडा पे एक्ट करेंगे, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी जो थे उसने मॉडिफिकेशन लाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वहाँ पे डिपोजिशन होगी। अब जो केमिकल्स एक्सक्लूड हुए हैं एग से वो भी जोना पैलिसीडा पे एक्ट करेंगे एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे जो बाकी के स्पर्म रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय द स्पर्म रिसेप्टर्स, जो स्पर्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं कि कोई बाकी स्पर्म वहाँ पे आके रिसीव हो सके, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि किसी और भी स्पर्म की अटैचमेंट ना हो सके। द फिनोमिनन बाय विच सिंगल स्पर्म फर्टिलाइजेज एन एग इज कॉल्ड एज मोनोस्पर्मी। यही फिनोमिनन जिसके थ्रू एक सिंगल स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है उसे मोनोस्पर्मी कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा करे तो हम इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसी पॉलीस्पर्मी को कॉर्टिकल और जोना रिएक्शंस के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ओवम कैसे एक्टिव होता है, इसके लिए हमें रिक्वायर है PCL जीटा प्रोटीन स्पर्म से जो मिलती हैं। और फर्टिलाइजेशन से पहले जो एग होता है वो अपना सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, जिसने अपनी मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो की होती है बट वो मेटाफेज 2 में जाके, ठीक है ना, सेकंड मियोसिस के सेकंड मेटाफेज सेकंड में जाके वो अटकी होती है, क्योंकि वहाँ पे MPF फैक्टर्स इकट्ठे हुए होते हैं, लाइक मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और यही फैक्टर फिर रिमूव कर दिए जाते हैं और फिर एनाफेज आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे टोटली क्रोमोसोम्स का मतलब बिल्कुल सेपरेशन हो जाती है। एनाफेज आ जाता है। एनाफेज क्या करता है, प्रमोट करता है APC कॉम्प्लेक्स को, जो कि मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर देते हैं और सेकंड पोलर बॉडी को भी एक्सट्रूड कर देते हैं। दिस कन्वर्ट्स द oocyte इनटू ओवम, और यही कारण है कि oocyte ओवम में चेंज हो जाता है, और जो अब न्यूक्लियस है उसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। नाउ कैरियोगैमी, ये सारे प्रोसेसेस एक के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। कैरियोगैमी इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बिल्कुल फाइनल स्टेज है, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म न्यूक्लियस जो है कि मेल प्रोन्यूक्लियस है और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, देन दे विल फ्यूज़, और उनकी जो न्यूक्लियर एनवेलप्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और एक स्पिंडल सा फॉर्म होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे स्पिंडल सा फॉर्म हुआ है। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसीडा, देन उसके बाद स्पर्म की एंट्री हुई है, एग के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। नाउ जोना पैलिसीडा कैसे इकट्ठे हो गई है, और ये क्लीवेज एंड ये पोलर बॉडीज़ हैं। स्पिंडल फॉर्म होगा और मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स दोनों मिक्सअप होंगे, और इसी तरह से एक डिप्लॉयड जायगोट की फॉर्मेशन होगी जिसके पास डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। हैप्लॉयड गैमीट्स थे जिन्होंने मिक्सअप होके फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड जायगोट बनाया जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और इससे क्या होगा कि जो ओवम है वो डिप्लॉयड जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसमें क्लीवेजेस होंगी। सो नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये स्टिमुलस प्रोवाइड करती है मियोसिस सेकंड को कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी तभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो पाएगी जब APC एक्टिव होंगे। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ स्पीशीज इज रिस्टोर्ड एज इट इज़ 46 इन ह्यूमंस, ठीक है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर की फिर से रिस्टोरेशन होती है जाइगोट फॉर्म होके। डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, येस फर्टिलाइजेशन इज मेंट फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर वो X और X है तो वो गर्ल होगी, अगर XY है तो वो बॉय होगी, बिकॉज Y क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट द मेल क्रोमोसोम। उससे हमें ये पता चलेगा कि फ्यूजन किस तरह से हो रही है। कैरियोगैमी से क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसे क्लीवेजेस होंगी, बिकॉज कैरियोगैमी इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन जहाँ पे न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस दोनों के कंबाइन करेंगे। मिंगलिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द टू पेरेंट्स, येस फर्टिलाइजेशन है तो तभी पॉसिबल है कि दोनों के कैरेक्टर्स मिक्सअप हुए हैं, फर्टिलाइजेशन के बिना कैरेक्टर्स मिक्सअप नहीं हो सकते। ए लॉट ऑफ वेरिएशंस अपेयर ड्यू टू द चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं क्रोमोसोम्स का चांस सेपरेट होना, क्रॉसिंग ओवर होना, और चांस मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स का मिक्सअप होना। इट ब्रिंग्स
स्पर्म सेंट्रियोल इनटू द फर्टिलाइज्ड एग। यस, स्पर्म का जो सेंट्रियोल है वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर आ जाता है, और ये तभी होता है जब मेल स्पर्म एंटर करता है, और वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही होता है। फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एग। एग तभी एक्टिव होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। इट ब्रिंग्स अबाउट कॉर्टिकल एंड जोनल रिएक्शंस। कॉर्टिकल और जोनल रिएक्शंस होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेंज कर देती है, टोटली मॉडिफाई कर देती है जोना पेलिस्टिडा को भी, ताकि वो दूसरे किसी स्पर्म की एंट्री अंदर ना कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे पता होना चाहिए आपको, डेफाइंस टाइप हैं। जैसे गेस्टेशन पीरियड, ये वो पीरियड होता है जो फर्टिलाइजेशन और पार्चुरेशन के बीच का होता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। ये 266 डेज़ का होता है, बट जनरली इसको अगर हम लास्ट मेंसेस से काउंट करें तो इसकी ड्यूरेशन हो जाती है 280 डेज़ और 40 वीक्स। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, लाइक टाइप्स ऑफ एग, एलेसिथल एग, एग विदाउट योक लाइक ह्यूमन एग, माइक्रोलिसिथल एग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, mesolithial egg with moderate amount of yolk, macrolithial egg with large amount of yolk, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है। आइसोलिथिसल और होमोलेसिथल एग्स विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक। हेटेरोलेसिथल एग हैविंग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक। टीलोलेसिथल एग विद मोर यॉक इन वन हाफ, एक हाफ में ज़्यादा यॉक होगा। सेंट्रोलेसिथल एग विद यॉक कंसनट्रेटेड टुवर्ड्स सेंटर, जैसे कि इंसेक्ट्स। डिस्कॉइडल, और जिसको आप मियोलिसिथल एग भी कहते हैं, एग विद योक ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क। प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क के छोड़कर सभी के इर्द गिर्द एग योक प्रेजेंट होगा, जैसे कि रेप्टिलियन एग, बर्ड एग, क्लियोडोइक एग सराउंडेड बाय हार्ड शेल्स एंड नॉन क्लियोडोइक एग विदाउट शेल्स। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल और एग हैविंग प्रोटीन्स, सम फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, इसको हम क्या कहते हैं, योक। ये योक की डिफाइन है। एंड न्यूनेट कौन होता है, न्यूली बॉर्न बेबी। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सी होती है, प्रोजेस्टेरोन। सो ये कुछ आपको टर्म्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इट विल ऑन नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो और समझो। Thank you and God bless you all.